जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 में कक्षा 11 अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और यह पार्ट 2 है। हम थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका डिटेल में वीडियो आपको पहले मिल चुके हैं। केवल मैं छोटे छोटे से चित्र बनाऊंगी, उन चित्र को आप याद करके याद रख सकते हैं। भारत में कृषि उत्पादकता में कमी के क्या कारण हैं? मतलब भारत में कृषि उत्पादन कम होता है, उसका क्या कारण है? पहला कारण है कृषि जोतों का आकार छोटा होना। दूसरा है कृषि का मानसून पर निर्भर होना, यानी वर्षा पर निर्भर होना। फिर है कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार, यानी जो कृषि है उस पर जितने लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। और तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। हमारे यहाँ जो है वर्षा यदि ना हो तो सिंचाई सुविधाएं, नहरें, नलकूप आदि जो हैं वो बहुत ही कम हैं। तो आप इस चित्र से याद कर लेंगे कि ये 4 कारण हैं। 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर है जीवन प्रत्याशा का अर्थ बताइए। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति के अधिकतम जीवित रहने की आशा जीवन प्रत्याशा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिया, जीवन यानी जीवित रहने की प्रत्याशा मतलब आशा। किसी व्यक्ति के अधिकतम जीवित रहने की जो आशा होती है उसे प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अधिकतम कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा होती है, उसे हम क्या कहेंगे? जीवन प्रत्याशा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग 65 वर्ष तक जीवित रहेंगे, यानी आशा है कि औसतन लोग 65 वर्ष तक जीवित रहेंगे। फिर है वर्ष विश्व में कौन सी आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं? तो मुख्यतः 3 आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं। पहला है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें जो है प्राइवेट नियंत्रण होता है, मतलब निजी हाथों में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। आप समझ लें कि सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सारे स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? प्राइवेट जो एंटिटी हैं वो भी काम करते हैं और गवर्नमेंट एंटिटी भी काम करते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों स्वामित्व और नियंत्रण होते हैं। तो 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। फिर है समाजवादी आर्थिक प्रणाली का क्या आशय है? समाजवादी आर्थिक प्रणाली ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे भूमि है, पूंजी है, श्रम संगठन और साहस है, ये जो उत्पादन के साधन होते हैं इसमें सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इनकी स्वामी भी सरकार होती है और इन पर नियंत्रण भी सरकार करती है। ये पूर्णतः नियंत्रित या नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। नियोजित का मतलब है कि इसमें प्रत्येक गतिविधि जो है वो सरकार के द्वारा उसका नियोजन किया जाता है। तो आपको क्या याद करना है कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधन पर समाज या सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। उत्पत्ति के साधन पर समाज, सरकार, स्वामित्व और नियंत्रण, इतने वर्ड आपको याद रखना। और ये नियोजित अर्थव्यवस्था है। अगला है आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। आर्थिक नियोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। ये अंडरलाइन वर्ड इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन पहला तो क्या है? एक प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? एक निर्धारित अवधि, जैसे पंचवर्षीय योजना की अवधि निर्धारित होती है 5 वर्ष, और सुनिश्चित लक्ष्य। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य होते हैं कि हमें गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना।
तो एक प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्ति यानी देश में जितनी भी भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन और साहस है, वो क्या है? आर्थिक शक्ति। अब आर्थिक शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है, यानी सरकार जो है ये देखती है कि कहाँ किस संसाधन की आवश्यकता है, वहाँ पर उसका प्रयोग करती है। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित अवधि में सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। फिर है भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख निर्माता का नाम बताइए। तो जो पीसी महालनोबिस हैं ये प्रमुख निर्माता, और भी थे हैरोल्ड डोमर, लेकिन इसमें प्रमुख पूछा है तो हमने एक लिखा है, आप हैरोल्ड डोमर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि से है। मतलब हरित क्रांति में क्या होता है कि जो कृषि होती है उसकी उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि होती है। अब ये तीव्र वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि हम अधिक उपज देने वाले खाद, बीज, कीटनाशक, मशीन और नई तकनीक का प्रयोग करते हैं। फिर भारत में प्रथम और द्वितीय औद्योगिक नीति किस सन में बनाई गई? तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948, 1947 में हम स्वतंत्र हुआ था भारत, और एक साल बाद 1948 में औद्योगिक नीति बनी, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। और द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में बनी। तो आप 1956 कैसे याद करेंगे? 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 में बनी, यानी आप 8 साल बाद बनी। इसके बाद है आर्थिक समृद्धि से क्या आशय है? आर्थिक समृद्धि से आशय अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से। आर्थिक समृद्धि में क्या होता है कि देश में जो है वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ देश की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसमें भी वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें भी वृद्धि होती है। तो आर्थिक समृद्धि में पहला तो वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरा है कि आर्थिक विकास की परिभाषा बताइए। तो नाम याद रखना है क्योंकि परिभाषा पूछा, अर्थ नहीं पूछा। मेयर बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल तक वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि जैसे आपकी आज से 10 साल पहले यदि आप 100 रुपये में जितनी वस्तु खरीद सकते थे, आज उतनी वस्तु नहीं खरीद सकते। आज हो सकता है तब आप 100 रुपये में जितनी वस्तु खरीद सकते थे, आज उतनी वस्तुएं आप 200 रुपये में खरीदें, यानी 100 रुपये की कीमत क्या हो गई है? आधी हो गई है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होता है? कीमत में परिवर्तन को उसके साथ समायोजित कर लिया जाता है। तो आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घ काल तक वृद्धि बनी रहती है। मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि तो हो, लेकिन वो वृद्धि क्या हो? दीर्घ काल तक होती रहे, उस वृद्धि में जो है कमी ना है। ओके, थैंक यू।